हेलो, आज के इस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स जो कि वीक 5 से होने वाले हैं, उसमें हम निर्मला सीतारमण के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, मतलब टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्स कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या हरकत करते हैं, कैसे हमारे सोशल वेलफेयर को कम या ज़्यादा करते हैं। आखिर इकोनॉमी की कौन-कौन सी साइड्स होती है? वर्ल्ड प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस क्या है? कैसे ट्रेड रेस्ट्रिक्ट हो जाता है? तो ट्रेड और टैक्सेस के बीच के रिलेशनशिप को हम वीक 5 में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हाउ टैक्स अफेक्ट मार्केट प्राइस। हाउ टैक्स अफेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो एक टैक्स क्या करता है, हमारे सेलर और बायर के बीच में एक वेज क्रिएट कर देता है, मतलब दीवार। क्या दीवार खड़ा कर देता है जो टैक्स इंसिडेंट्स की तरफ लीड करता है। पर पहले एक बार इस दीवार को देखते हैं। तो ये जो दीवार है वो क्या करती है, हमारे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को खिसका देती है, जो हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। जो रेवेन्यू ये है टी इंटू क्यू, इसका फॉर्मूला है। टी का यहाँ से मतलब है हमारा टैक्स और क्यू है हमारा क्वांटिटी। तो टी इंटू क्वांटिटी, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है। इसी को आप बेनिफिट ऑफ टैक्स भी कह सकते हैं। टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है कि जो टैक्स है उसका बर्डन किसको मिलेगा मार्केट में। और वो हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट किसी पर भी टैक्स पे करे, उसका जो बर्डन है वो सिमिलर ही रहने वाला है दोनों साइड के लिए। बस लीगली कहा जाता है कि टैक्स जो है वो सेलर पे कर रहा है, टैक्स जो है बायर पे कर रहा है, वो बर्डन लगभग लगभग शेयर हो जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो रहा था, राइट। तो इलास्टिसिटी पे ही ये डिपेंड करता है टैक्स इंसिडेंस भी। ओके, इसमें क्या होता है, जो हमारा क्वांटिटी है वो रिड्यूस तो हो ही रहा है। तो उस क्वांटिटी के रिडक्शन से आके सोशल वेलफेयर पे क्या चेंज आता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो टैक्स है वो हमारे सोशल वेलफेयर को थोड़ा-सा कम कर देता है, राइट? तो पहले देखते हैं कि टैक्स होने से पहले क्या था? टैक्स होने से पहले हमारा कंज़्यूमर का सरप्लस इतना था, एक बड़ा ट्रायंगल। कंज़्यूमर बहुत अच्छे तरीके से अपने सरप्लस को एन्जॉय कर पा रहा है। बट टैक्स आते ही क्या हुआ? कंज़्यूमर का ट्रायंगल छोटा हो गया। अब बेचारा कंज़्यूमर अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पा रहा है। ओके? बस इतना सा रह गया, ये ट्रायंगल ही है। ओके। और हमारे प्रोड्यूसर के पास क्या हुआ? प्रोड्यूसर के पास भी एक बड़ा ट्रायंगल था टैक्स के पहले, बट जैसे ही टैक्स आया, ये ट्रायंगल बहुत ही छोटा हो गया। ओके, क्या हुआ? ट्रायंगल बहुत ही छोटा हो गया। और इसमें से गवर्नमेंट ने क्या करा? इक्विलिब्रियम प्राइस को भी बढ़ा दिया, राइट। इक्विलिब्रियम प्राइस पहले जो कम था, यहाँ पे प्राइस नीचे था, वो अब दोनों को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और सेलर को कम रिसीव हो रहा है। और कुछ इतना सा हिस्सा है जो सरकार को रिसीव हो रहा है। बट हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल है जो ब्लू कलर का है, वो यहाँ पे छूट रहा है, जो किसी को नहीं मिल रहा। और वही हमारा डेड वेट लॉस है, जो हमारे पाई को थोड़ा सा श्रिंक कर देता है। ओके, क्या करता है? श्रिंक कर देता है, राइट। तो ये श्रिंकिंग का साइज है वो सी और ई पर है। जो यहाँ पर सी है, जो सी है वो हमारा बायर पे करता है और जो ई है वो हमारा सेलर पे करता है। जिसे देख सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस में ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ डी ई एफ है। तो सी और ई जो है वो हमारा लॉस में चला गया पूरा। और बी और डी है, जो बी है और डी है वो हमारे कंज्यूमर ने पे करा और सेलर ने पे करा गवर्नमेंट को। और ए और एफ जो है उन लोगों के पास बच जाता है, राइट। डेट वेट लॉस को आखिर डिटरमाइन कौन करता है? तो डेट वेट लॉ जो है वो डिटरमाइन होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड के कारण। ओके, तो ये जो इलास्टिसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है, जो काफी चीजों को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारा डेड वेट लॉस का फॉर्मूला निकलता है, जो होता है हाफ इंटू टैक्स इंटू क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी बिफोर टैक्स माइनस क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। ओके, तो क्वांटिटी बिफोर टैक्स, क्वांटिटी माइनस आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मूला जो है एक्चुअली में ये ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकल रहा है। तो हमने जो डेड वेट लॉस के डायग्राम में देखा था ना, यहाँ पर ये जो हमारा वेज लगा है ये टैक्स है, राइट। और ये हाइट है, तो हाइट देखोगे तो आप क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2 है, ये हमारी हाइट है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, राइट।
तो ये बेस है हमारा टैक्स और हाइट है हमारा क्वांटिटी बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट अब हम डेड वेट लॉस में देखते हैं कि जो टैक्स है वो ज्यादा इंक्रीज करने पर डेड वेट लॉस उससे दोगुना और ज्यादा इंक्रीज होता है। मतलब अगर टैक्स को 2 गुना इंक्रीज करेंगे तो डेड वेट लॉस हमारा 4 गुना इंक्रीज होगा, टैक्स को 4 गुना तो डेड वेट लॉस 8 गुना, 8 गुना 16 गुना। तो टैक्स रेट है जो इंक्रीज करने पर डेड वेट लॉस और ज्यादा इंक्रीज होता है। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसी वैल्यू जो किसी को नहीं मिल रही है, राइट, वो वॉइड में जा रही है। वॉइड मतलब खालीपन। डेड वेट लॉस अगर ग्रेट हो जाता है, इसी कारण से अगर डेड वेट लॉस इतना बढ़ जाए कि वो ग्रेटर हो जाता है मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी मतलब हमारा टोटल सरप्लस, हमारा टोटल सरप्लस मतलब जो सोसाइटी का पूरा सरप्लस है उससे ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ट्रेड नहीं होता। क्या ट्रेड ही नहीं होता, जो दिखाता है लेफो कर्व को। सरकार को क्या लगता है कि जैसे जैसे वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट, मतलब टैक्स रेवेन्यू को ज़्यादा हाई करने के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए। और ये इंट्यूटिवली अच्छा लगता है, राइट। तो उसको लगेगा कि ऐसे बढ़ जाएगा, राइट। बट क्या होता है कि जब हम इसे और इंक्रीज करते हैं तो रेदर देन गोइंग हेयर वो कहाँ चला जाता है, वो एक रेड लाइन बन जाता है और यहाँ चला जाता है। कहाँ पर, इस वाली लाइन को फॉलो करने लगता है। मतलब जो हमारा रेवेन्यू है वो कम कम एंड कम होता जाता है और लास्ट में जीरो हो जाता है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं रहता ना। अगर हम सारी चीज़ों को फॉरगॉन कर रहे हैं, पूरा सरप्लस, पूरा सरप्लस मतलब ये जितना बड़ा हमारा ये ट्राइंगल, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल जो हमको मिल रहा है ट्रेड होने से, ये ट्राइंगल ही हट जाए तो क्या ट्रेड ही नहीं रहेगा ना, राइट। यही चीज हमें लेफो कर्व दर्शाती है। तो इससे हम जाते हैं टॉपिक पे सप्लाई साइड इकोनॉमी, जो कहता है कि टैक्स को थोड़ा कट करने से क्या होता है, ज्यादा लोग काम पे जाएंगे, उनका इंसेंटिव बढ़ेगा। जो हमने 10 प्रिंसिपल में पढ़ा था ना, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। तो क्या होता है, ये पोटेंशियल ग्रो करता है ज्यादा टैक्स रेवेन्यू का, रेदर देन कि आप टैक्स को बस बढ़ाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स टैक्स को इतना भी कम नहीं करना कि जीरो हो जाए। तो एक टैक्स इक्विलिब्रियम सरकार खोजने की कोशिश करती है। ये जो था अडॉप्ट करा गया था रीगन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में, लाइक रीगन एडमिनिस्ट्रेशन के समय अमेरिका में ये चीज को अप्लाई करा गया था। अब जब भी किसी दो कंट्री के बीच में क्या होता है, जब भी किसी दो कंट्री के बीच में हमारा ट्रेड होता है, लेट्स से ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, तो ऐसा हो सकता है कि जो कंट्री ये प्राइस ऑफर करे वो इसे डिनाई कर दे। ये कंट्री कहते मुझे ये प्राइस चाहिए ही नहीं। तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे मार्केट में एक इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो रहा था, उसी तरीके से एक वर्ल्ड प्राइस भी सेट होता है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड प्राइस का इफेक्ट हमारे डोमेस्टिक प्राइस के साथ क्या पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा ही है, डोमेस्टिक प्राइस अगर, तो डोमेस्टिक प्राइस अगर वर्ल्ड प्राइस से कम होता है तो हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब हम इस गुड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। और डोमेस्टिक प्राइस अगर वर्ल्ड प्राइस से ज्यादा होता है तो हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, मतलब अब हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड में पता चलता है इस तरीके से कि डोमेस्टिक प्राइस वर्ल्ड प्राइस में क्या डिफरेंस है। अब स्मॉल इकोनॉमिक अजम्पशन माना जाता है, जो इकोनॉमिक्स मानते हैं वो ये कि जो इकोनॉमी में है वो सब लोग प्राइस टेकर हैं। मतलब वर्ल्ड प्राइस जो है वो गिवन होता है, ना कि कोई टेक करता है। कंपटीटिव मार्केट के बारे में हमने पढ़ा तो उसमें भी कुछ ऐसा था ना, तो ये वैसा ही अजम्पशन है। तो अगर वैसे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अगर कोई लेस ऑफर करे प्राइस तो कोई उसे गुड क्यों ही देगा, राइट, वो किसी और को बेच देगा, मार्केट प्राइस तो हाई है। और अगर कोई ज्यादा ऑफर करे तो वो लॉस में जाएगा, तो वो ऑफर करेगा ही क्यों। ऑफ कोर्स हम इसमें अज्यूम करें कि सेल्फ इंटरेस्ट होगा एंड वर्ल्ड प्राइस ऑफ कोर्स नेगोशिएट भी लोग करते हैं, लाइक रियल लाइफ थोड़ा सा ज्यादा अहेड होता है। तो आखिर एक्सपोर्ट करने से हमारे कंट्री को क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कंट्री, मान लेते हैं वो बासमती राइस इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो A+B है। मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल A+B उसका कंज्यूमर सरप्लस है। जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है वो C है। मतलब कंज्यूमर को ज्यादा सरप्लस है, प्रोड्यूसर को थोड़ा कम सरप्लस है। पर जैसे ही वो कंट्री एक्सपोर्ट करने लगती है तो उसके गुड्स थोड़े कम हो जाते हैं।
उसके गुड्स कम हो जाते हैं और जिस तरीके से प्राइस में एक इंक्रीज मिलता है, मतलब वो वर्ल्ड प्राइस की तरफ जा रही है, राइट, वो वर्ल्ड प्राइस की तरफ जा रही। तो इस कारण से क्या होता है, हमारे प्रोड्यूसर को एक हाई एंड मिलता है, एक अपर हैंड मिलता है, और वो थोड़ा सा कंज्यूमर का सरप्लस लेती है और थोड़ा सा गेन सरकार को कराती है। और ये जो गेन आया ना, ये गेन जो पहले नहीं था, पहले तो ए प्लस बी प्लस सी थे, राइट, टोटल सरप्लस में। तो ये डी है, यही हमारा गेन है, ट्रेड जो एक कंट्री गेन करती है ड्यू टू एक्सपोर्ट, राइट। और ट्रेड फॉर इम्पोर्टर्स, मतलब जब इम्पोर्ट होता है तो उनको क्या बेनिफिट होता है, तो बिल्कुल इसका उल्टा है। एक्सपोर्ट में क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था हमारे प्रोड्यूसर को, तो इसमें बेनिफिट हो रहा है कंज्यूमर को। क्या होता है कि उस ट्रेड करने से उनका प्राइस थोड़ा लो हो जाता है, जिस कारण से प्राइस लो होने के कारण जो हमारे इम्पोर्टर है उसको गेन इतना होता है और हमारा ये श्रिंक हो जाता है प्रोड्यूसर। पर इसमें ये जो डी है ना, ये ट्राइंगल, ये हमारा गेन है जो पूरी कंट्री को होता है। क्या, पूरी कंट्री को ये वाला गेन हो जाता है, और इससे जो क्वांटिटी जो सप्लाई सेल हो रही थी वो भी बढ़ जाती है क्योंकि वो इंपोर्ट करके लाई गई है, राइट। अब हमने इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच का ट्रेड बेनिफिट देखा, कैसे एक्सपोर्टर में सेलर को बेनिफिट है और इंपोर्ट में कंज्यूमर को बेनिफिट है। तो पूरे वेलफेयर बेनिफिट क्या है, देखो, ऑफ कोर्स इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है कि जब एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कब करते हैं, जब डोमेस्टिक प्राइस कम होता है, और जब डोमेस्टिक प्राइस हाई होता है तो इंपोर्ट करते हैं, तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता है जब एक्सपोर्ट करते हैं, और राइज होता है। मतलब जो अभी हमने पढ़ा उसी का ये छोटा सा टेबल है कि प्रोड्यूसर सरप्लस के साथ क्या होता है, और टोटल सरप्लस दोनों ही केसेस में राइज हो रहा है। अब इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ अदर बेनिफिट्स क्या हैं, कंज्यूमर जो है वो वैरायटी ऑफ गुड्स को एंजॉय कर पाते हैं, कंज्यूमर को तो ये फायदा होता ही है, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो भी एक लार्जर मार्केट में अपने गुड्स को सेल कर पाते हैं, राइट, और लोअर कॉस्ट को भी अचीव कर पाते हैं, जिस कारण से वो एक ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और क्या होगा, उनका इकोनॉमी बढ़ते जाएगा ना। कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड में रिड्यूस मार्केट पावर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, पर जो कंपटीशन जो अब्रॉड से आता है वो हमारे डोमेस्टिक फर्म्स के पावर को कम करता है, जो क्या होगा, टोटल वेलफेयर को इंक्रीज करेगा। मतलब इसमें पूरा इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। और ट्रेड का एक अलग बेनिफिट भी होता है जिसमें वो फ्लो ऑफ आइडियाज, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी है जो एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक जाती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ कॉन्स भी होते हैं। ओके, पहला कौन है कि जो विनर, जो ट्रेड के विनर हैं, वो लूजर को थोड़ा पैसा दे करके भी बेटर रह सकते हैं, बट ऐसा कंपनसेशन नहीं होता है। लूजर्स जो है वो बहुत ही छोटे ग्रुप में पीपल होते हैं, वो होते हैं जो उन लॉस को हैविली फील कर पा रहे हैं। जो गेनर्स होते हैं वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं, वो छोटे ग्रुप्स को गेन नहीं होता ऐसे ट्रेड से, तो वो ट्रेड के बेनिफिट को कभी फील ही नहीं कर पाते कि ट्रेड का ये बेनिफिट हुआ। तो लूजर्स को ज्यादा इंसेंटिव मिलता है कि वो ऑर्गेनाइज करें और ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करें। तो अब हम लूजर्स के उन टूल्स को देखेंगे कि आखिर वो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला टूल है टैरिफ, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में भी चला था अमेरिका के कारण, राइट। तो क्या होता है, इसमें इंपोर्ट्स पे थोड़ा सा टैक्स लगा देते हैं, थोड़ा सा नहीं, अमेरिका ने बहुत लगा दिया था, जो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। टैरिफ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पहला पहला कि यही कि एक डेड वेट लॉस हमें मिलता है। डेड वेट लॉस अभी पढ़ा हमने टैक्स के बारे में, तो ऑफकोर्स कोई भी टैक्स है वो डेड वेट लॉस तो लाता ही है। सेकंड क्या करता है, ये प्राइस को थोड़ा सा अबॉर्ब कर देता है, जो हमारा प्राइस है ना वो थोड़ा सा अप हो जाता है, राइट, जो हमारे कंज्यूमर सरप्लस को कम करता है, प्रोड्यूसर सरप्लस को थोड़ा सा बढ़ाता है, और हमारे रेवेन्यू जो मतलब टोटल सरप्लस है उसमें से हमारा डी और एफ डिक्रीज कर देता है। डी है वो ओवर प्रोडक्शन है, यानी जो हमारा प्रोड्यूसर पे कर रहा है। एफ जो है अंडर प्रोडक्शन वाला, मतलब जो हमारा कंज्यूमर पे कर रहा है, राइट। और गवर्नमेंट थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाती है। एफ जो है वो पे कर रहा है, और डी है दोनों कंज्यूमर ही पे कर रहे हैं एक्चुअली में। तो
हमारे टैरिफ से फ़ायदा हो रहा है, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को, गवर्नमेंट्स को, और नुकसान हो रहा है हम कंज्यूमर्स को। टैरिफ के तरीके इम्पोर्ट कोटा भी एक लिमिट लगाती है गुड्स पे। इसमें क्या होता है इम्पोर्ट कोटा में, हम कुछ लाइसेंसेस वगैरह बनाते हैं। क्या? कुछ ऐसे लाइसेंसेस वगैरह बनाते हैं जो, लेट्स से ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस जो है हम इसको दे देंगे। ये लाइसेंस है 7 नंबर का, जो लाइसेंस हम इस बंदे को दे देंगे। तो ये जो है इस लाइसेंस के यूज़ से कुछ गुड्स को इम्पोर्ट कर सकता है जो ज़्यादा, बट जिनके पास ये लाइसेंस नहीं होगा, लेट्स से इसके पास ये लाइसेंस नहीं है, तो ये गुड्स को इम्पोर्ट नहीं या फिर बहुत ही लेस वैल्यू में कर पाएगा। दोनों का कॉन्सिक्वेंस सेम ही होता है, बस लाइसेंस से क्या होता है, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है और टैरिफ से गवर्नमेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस तो दोनों के सेम ही हैं, राइट? रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड के खिलाफ कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं जो इकोनॉमिस्ट रखते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है जॉब आर्ग्यूमेंट, कि ट्रेड जो है वो डोमेस्टिक जॉब्स को कम कर देता है। बट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बढ़ जाए। कहीं दूसरे सेक्टर में क्या पता एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो, भले ही एक सेक्टर कम हुआ बट कोई दूसरा सेक्टर है वो बढ़ जाता है जब भी ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ, की जो सेमीकंडक्टर्स हैं, कहीं वो जो चाइना से आ रहे हैं वो कहीं इंडिया के डिफेंस सिस्टम को करप्ट ना कर दे। वैलिड ऑप्शन मानते हैं इकोनॉमिस्ट, बट कहते हैं कि जो गुड्स नहीं है नेशनल सिक्योरिटी की तरफ, उनका तो ट्रेड होना चाहिए ना फिर। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट, ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक की नई इंडस्ट्रीज हैं वो उतनी केपेबल नहीं है, तो उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ट्रेड को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जिससे उन्हें अनफेयर कंपटीशन ना मिले, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, अनफेयर कंपटीशन आर्गुमेंट, राइट? कि कुछ ट्रेड के कारण कभी कभी एडवांटेज मिल जाता है, राइट? जो हमारे वो बाहर के प्लेयर्स होते हैं। तो बट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर इंपोर्ट को सब्सिडाइज किया जाता है तो हमारे पास फॉरेन टैक्स पेयर्स आ जाते हैं, जो क्या करता है, हमारा ही प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्या? हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो और भी चीप आ रहे हैं ना हमारे पास। यहाँ पर कह रहे हैं प्रोटेक्शन एज अ बार्गेनिंग चीप आर्गुमेंट। ओके, चीप चीप मतलब सेमीकंडक्टर्स वगैरह, राइट? तो ये कहते हैं कि जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है वो क्या करेगा, ट्रेडिंग पार्टनर पे थोड़ा कंसेशन, लाइक कंसेशन लगाएगा ना, ताकि वो हमारे जो ये वाले एरियाज में लोकल हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये जो हमारा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है पॉइंट, ये आपस में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। बट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर हम उन पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाने जाएंगे तो दो चीज़ हो सकता है, या तो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को अभी थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा, या फिर हम अपनी बार्गेनिंग क्रेडिबिलिटी ही कर देंगे। लाइक क्या कर रहे हैं हम कि हर जगह से हम टैरिफ लगाए जा रही है, ये लगाए जा रहे हैं, तो कोई कंट्री हमसे ट्रेड क्यों ही करना चाहेगी अगर हम वर्ल्ड ट्रेड से ज़्यादा प्राइस, लाइक वर्ल्ड ट्रेड से कम प्राइस उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं, राइट? तो ये वो वाला सिस्टम है कि वर्ल्ड प्राइस के साथ छेड़छाड़ तो हम कर नहीं सकते, इसलिए। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल वर्सेस यूनिलैटरल। मल्टीलेटरल और यूनिलैटरल का ये मतलब है कि जब यूनिलैटरल मतलब कोई कंट्री है वो इंडिपेंडेंटली अपने वर्क को कर रही है, मल्टीलेटरल का मतलब है जब ट्रेड हो रहा है, तो उसे मल्टीलेटरल कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नैलिटी, जो एक छोटा टॉपिक नहीं है यहाँ पर। हमने कहा था ना कि लाइक एक्सटर्नैलिटीज एक बड़ा टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीक्स में, तो वो आ जाता है। ओके, तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है एक इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर बेनिफिट जो थर्ड पार्टी को देना पड़ता है या मिल जाता है, मतलब एक बेनिफिट मिलेगा और कॉस्ट देना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो थर्ड पार्टी क्या होती है, इससे इम्पैक्टेड तो हो जाती है, पर हमारे मार्केट प्राइस या गुड और सर्विसेज पे ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। मतलब लेट्स से कि पॉल्यूशन आ रहा है, बट पॉल्यूशन को आप प्राइस में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, राइट? तो इस तरीके से दो एक्सटर्नैलिटीज आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो क्या होता है, एक अनइंटेंडेड कॉस्ट जो थर्ड पार्टी को देना पड़ता है,
जो कि उस ट्रांजेक्शन में था ही नहीं, राइट? और ये हिडन कॉस्ट है, वो बायर या सेलर को भी पे नहीं करता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस लो रहता है, जो ओवर प्रोडक्शन लाता है, और ओवर प्रोडक्शन के कारण मार्केट फेलियर होता है। इस टॉपिक को अभी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले सोशल कॉस्ट के अंदर। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आखिर होती क्या है जो सोशल कॉस्ट में आती है? अब देखो, सोशल कॉस्ट, तो हमारे पास क्या थे, दो कॉस्ट हैं, राइट? हमारे पास दो कॉस्ट है, ओके। अगर हम सप्लाई और डिमांड का यहाँ पे कर्व बनाते हैं, तो ये जो सप्लाई है ये हमारा प्राइवेट कॉस्ट है। लेट्स से कि ये सप्लाई है जो हमारा प्राइवेट कॉस्ट है, और सोशल कोड इससे थोड़ा सा अबव रहता है, जो उन एक्सटर्नैलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखता है, तो इससे थोड़ा सा अबव रहता है। बट डिमांड लेस से इतना है, तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट है, बट रियल कॉस्ट के हिसाब से तो यहाँ तो होना चाहिए ना। तो एक ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के कारण एक ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जो पॉल्यूशन की कॉस्ट को हाई कर रहा है, राइट? जो पॉल्यूशन के कॉस्ट को हाई कर रहा है। अगर पॉल्यूशन का एक कॉस्ट निकाला जाए तो, जिस कारण से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और हमारी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा पे कर रही है, राइट? वो ज़्यादा पे कर रही है। तो ये जो पेमेंट है, ये रहा ना, ये पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो, जो नहीं होना चाहिए, जो कि हम सोशल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर डेड वेट लॉस हो रहा है, इसे हम डेड वेट लॉस कहेंगे, मतलब हम इसे पे कर रहे हैं बिना मतलब का, क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, और एक ओवर प्रोडक्शन हो रहा है जिसे लोग पे भी कर रहे हैं, ओके। तो इस पेमेंट जो एक्सटर्नल सॉरी जो एक्सटर्नल हमारा ये कॉस्ट है, जो सोशल कॉस्ट में हमारा दिख रहा है, उसके लिए कभी कभी सरकार जो है कुछ इंसेंटिव्स भी लाती है, लेट्स से टैक्स ला करके, जिससे वो करेक्टेड टैक्स या ट्रेडेबल परमिट कहते हैं, करेक्टिव टैक्स या ट्रेडेबल परमिट कहते हैं। मतलब आप पॉल्यूशन के को कुछ इकोनॉमिकली पॉल्यूशन को आप ले लें, जैसे कहा ना, पॉल्यूशन के प्राइस को मद्देनजर रखें, राइट? अब उसी तरीके से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं। क्या? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी होते हैं जो अनइंटेंडेड बेनिफिट है। जैसे इसरो R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, जिसके इस्तेमाल से जो प्राइवेट फर्म्स या फिर स्टार्टअप्स हैं, उस नॉलेज का यूज़ कर पाते हैं, उस नॉलेज का यूज़ कर पाते हैं, बट उसके लिए कुछ पे नहीं करते। तो शायद इसरो उन एक्सटर्नैलिटीज़ को ना करे, उन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ना करे, तो ये सोशल वैल्यू को कम करता है। वही डेड वेट लॉस हो रहा है, हमारा सोशल वैल्यू थोड़ा-सा कम हो रहा है ना। तो क्या होता है, सरकार इसको थोड़ा-सा पुश करती है। क्या करती है? सरकार इसको थोड़ा-सा पुश करती है, ताकि ये बेनिफिट ऊपर चला जाए, क्या? बेनिफिट थोड़ा-सा ऊपर हो जाए और मार्केट इक्विलिब्रियम थोड़ा-सा आगे हो, तो 20 की जगह 25। इसके लिए सरकार कुछ सब्सिडीज़ वगैरह देती है, और भी कुछ बेनिफिट्स वगैरह देती है। अ, तो सब्सिडाइज़ करने का क्या मतलब होता है? एक टोटल सोशल वेलफेयर होता है। जैसे पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन फ्री में मिलती है, या फिर कोरोना वैक्सीन फ्री में मिली, तो उससे सोशल वेलफेयर हुआ ना, राइट? हुँ। और इसी को हम इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। क्या? इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। इसमें पीपल को दिखाया जाता है कि एक्सटर्नल इफ़ेक्ट होते हैं उनके कुछ एक्शन का, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हम भर रहे हैं, बट हमें पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह है। नो, एक्सटर्नैलिटीज़ को लेते हुए कॉज़ भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी सी थ्योरम कही। क्या? वो थ्योरम कहती है कि प्रॉपर्टी राइट्स को अगर वेल डिफाइन करा जाए, मतलब किसकी क्या राइट है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेग्लिजिबल कर दिया जाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब लोग आपस में बात लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं कर रहे, तो प्राइवेट पार्टी जो है वो म्यूचुअली मतलब नेगोशिएट कर सकती है अपने म्यूचुअल बेनिफिशियल सॉल्यूशन के लिए, जो मार्केट एक्सटर्नलिटी जैसे कि पॉल्यूशन है, उसको बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कम कर सकती है, और अपने आप ही उस इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटकम तक पहुंच सकती है। बट भले ही किसी के पास, मतलब इसमें हम राइट्स को नहीं देख रहे, लाइक सबके राइट्स अगर हमने सिमिलर कर दिए, तो हम ये नहीं देख रहे कि किसके पास ज़्यादा राइट है। तो एक गवर्नमेंट एंटिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गवर्नमेंट एंटिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
हम उस म्यूचुअली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल एफिशिएंट टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट? ओके, तो पब्लिक का क्या कहना है, मतलब पब्लिक पॉलिसी क्या कहती है एक्सटर्नैलिटीज के लिए? तो दो तरह की कुछ पॉलिसीज को लिया जाता है। पहला डायरेक्ट रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट का फुल इंटरवेंशन। सेकंड इंसेंटिव बेस्ड, मतलब इंसेंटिवली गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इंसेंटिव क्रिएट करती है। कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसी के हिसाब से जो पॉलिसी मेकर हैं वो डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं ताकि वो बिहेवियर्स हो पाए फर्म्स के। All targeted firms must meet uniform standard regardless of their individual costs to abate pollution। यहाँ पोल्यूशन का एग्जांपल लेकर के देखा जा रहा है कि लेट्स से गवर्नमेंट कहती है कि आप केबल 20 ही इन्वेट कर सकते हो, लाइक आप केबल 20 गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो या 26 गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और अगर आप 30 कर रहे हो तो आप पे बहुत हैवी टैक्सेस या बर्डन या क्या कहते हैं उसे पनिश करा जाएगा, राइट? तो इन चीज़ों के मद्देनज़र, मतलब इन चीज़ों को लेते हुए गवर्नमेंट क्या डायरेक्टली कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है मार्केट बेस्ड पॉलिसी, जिसमें क्या करती है पॉलिसीज बनाई जाती है जो फाइनेंशियल इंसेंटिव दे एक्सटर्नैलिटीज बेनिफिशियल्स को, मतलब जो एक्सटर्नैलिटीज से बेनिफिट्स हो रहा है अगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा सोशल वेलफेयर के लिए तो मार्केट अपने आप एक एफिशिएंट आउटकम की तरफ जाती है। ऐसा देखा गया है, राइट? ऐसा देखा गया है। और इकोनॉमिक्स भी मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब मार्केट को खुद ब खुद जाने दिया जाए, वो डायरेक्ट रेगुलेशन के ऊपर प्रेफर करती है। क्यों? कॉस्ट एफिशिएंट होता है ये। डिफरेंट फर्म्स जो है वो पोल्यूशन के कॉस्ट को अलग अलग तरीके से फेस करेंगे, राइट? तो जो पिगोवेंट टैक्सेस, मतलब जो भी हमारे कंट्रोल टैक्सेस हैं, वो क्या करेंगे लो अबेंडेंट कॉस्ट फर्म्स टू क्लीन अप मोर। तो जो फर्म जिनको ज़्यादा शायद नहीं कर रहे, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे, उनको भी ज़्यादा क्लीन अप करना पड़ रहा है, एंड हाई कॉस्ट फर्म टू पे द टैक्सेस अचीविंग टारगेट रिड्यूसिंग एट लोअर कॉस्ट फॉर सोसाइटी, राइट? पर इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रेगुलेशन मार्केट एफिशिएंट में हमारा जो हाई कॉस्ट फर्म है वो टैक्स करेगा, और जो लो अबेंडमेंट कॉस्ट फर्म है उसको भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा, राइट? तो कमांड कंट्रोल इम्पोज इक्वल कट्स अक्रॉस ऑल फर्म रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी। डायनेमिक इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, इस कारण से टैक्सेस या ट्रेडेबल परमिट जो ज़्यादा रिवॉर्ड कर रहे हैं फर्म्स को, जो अपने पोल्यूशन को कट कर रहे हैं अपने टारगेट से ज़्यादा, वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे ज़्यादा क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ अडॉप्ट करने के लिए। मतलब आप उनको ज़्यादा इंसेंटाइज कर रहे हैं ना, तो इनोवेट भी करेंगे। इनकम टैक्सेस या प्रोडक्शन सब्सिडीज होती हैं जो मार्केट इक्विलिब्रियम को छेड़ती हैं। वो एक करेक्टिव टैक्सेस एंड सब्सिडी जो है वो इकोनॉमी को ज़्यादा सोशली ऑप्टिमम बनाती हैं बाय फोर्सिंग डिसीजन मेकर टू इंटरनाइज देयर एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट्स, जिससे जो लोग हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बाहर, या फिर कहें बाहरी जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, बाहरी जो हमारी एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, ये जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं इसको भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। क्या? सेल्फ इंटरेस्ट में हमारे ये इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक या वीक 5 का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, और सर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा और हम इन टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाएँगे उन क्वेश्चन सॉल्व करने के कारण। बाय बाय।